नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे रीड के ऊपर। ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ी बहुत करेंगे। और ये दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, अनुभव बोलता है। तो देखिए, पहली बात जो मेरे ऊपर घटना घटित हुई है वही मैं आपको बताऊंगा पिछले रीट में, फालतू कुछ नहीं बताऊंगा। पहली बात तो दोस्तों, खुद पर आप दृढ़ विश्वास रखना। आप कर सकते हो तो कर सकते हो। पीछे मैं बता दूं मेरे साथ क्या हुआ। मेरा सब्जेक्ट था एसएसटी, हालांकि अब तो मैंने एडिशनल कर लिया हिंदी से, लेकिन पीछे मेरा एसएसटी सब्जेक्ट था। और लोग मुझे यही बोलते थे कि एसएसटी में पोस्ट नहीं आएगी। हकीकत बात है, एसएसटी में पोस्ट नहीं आएगी। दोस्तों इसी चीज़ ने मुझे थोड़ा बैक कर दिया था। तो पहली बात तो आपको ना तो ये सोचना कितनी पोस्ट आएगी, आपको पोस्ट चाहिए एक, दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों बिल्कुल भी। ठीक है। दूसरी आपको मैं बात बता दूं, आपको पाठ्यक्रम है वो अंगुलियों पर याद होना चाहिए, अंगुलियों पर। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना है। नकारात्मक लोग आपको पीछे धकेलेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मुझे लोग बोलते थे कि पद आएंगे बहुत कम, 500 या 700 आएंगे एसएसटी में, और उस चीज़ ने मुझे बहुत पीछे कर दिया था। तैयारी पे प्रभाव पड़ता था दोस्तों। जब भी पढ़ने बैठता मन में आता यार पद तो अपने आएंगे ही नहीं। तो इन दोनों चीज़ों से आपको दूर रहना है दोस्तों। नकारात्मक लोग आपके इर्द गिर्द है, ब्लॉक कर दो, नंबर डिलीट कर दो, सिम चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। तीसरी बात देखिए दोस्तों, आपको पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। याद कैसे होगा दोस्तों, आपको पाठ्यक्रम लिखना होगा क्रम से। मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको आपका पाठ्यक्रम है वो पॉइंटों में बांट लेना है। जितने आप पॉइंट बांट सकते हो बांट लीजिए। जैसे मैंने एसएस का बांटा तो 76 पॉइंट बने हैं और मैंने इस तरह से कर लिया। जो जो पढ़ता जा रहा हूँ टिक मारता जा रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आपको आपका पाठ्यक्रम है हाथ से लिखना है। इसको लिखने का कारण ये है दोस्तों, यदि आप पाठ्यक्रम लिख लोगे तो आपको ध्यान रहेगा मेरे कौन सा टॉपिक लगता है, कौन सा नहीं लगता है, मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। और दोस्तों जो प्रिंटेड जो पाठ्यक्रम आता है ना, उस पाठ्यक्रम में प्रॉब्लम रहेगी आपके, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे टॉपिक कितने हैं, मेरे पास कितने दिन है, कितने दिन में मुझे कितना पाठ्यक्रम है वो पूरा करना है, किस तरह से मुझे रिविजन करना है, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। उसमें आप कहाँ पर तो टिक मार्क करोगे। ठीक है। कहाँ पर आप ऐसे लिखोगे कि आरबीएस या एनसीईआरटी की बुक में कहाँ पर है। दूसरी बात आपको मैं ये भी बता देता हूँ, चलो, चाहे आप मैथ के हो चाहे साइंस के हो, आपको आरबीएससी की बुक पढ़नी है। आरबीएससी की जो सामाजिक अध्ययन के हैं उनको 6ठी से लेके 10वीं तक, मैं 11वीं 12वीं की सजेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि जब 10वीं की याद नहीं हो रही, 6ठी क्लास को आपको याद नहीं होगी, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, और आप 12वीं क्लास में घुस रहे हो तो सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी ये। क्योंकि 80% मैटर है वो 10वीं क्लास तक आ जाता है। 4-5% आएंगे 11वीं 12वीं में से। तो आप 11वीं 12वीं के चक्कर में ना पढ़ें, आप 10वीं तक पढ़ें। और 10वीं तक आप कंठस्थ याद कर दे, मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि मैंने 9वीं क्लास तक पिछली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ी थी, 42% हूबहू मिले मुझे एसएसटी के अंदर। 42% हूबहू मिले थे। वो भी मैं बता देता हूँ पढ़ना कैसे है एसएसटी को। तो चलिए एसएसटी के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं कि पढ़ना कैसे है एसएसटी को। इस तरह से तो दोस्तों आपको एसएसटी या आपका जो भी सिलेबस है उसको ऐसे लिख लेना है। ठीक है। लिखने के बाद दोस्तों आपको आपके जो पाठ है वो आगे लिख लेना कि ये पाठ यहाँ पर है। नोट्स नहीं बना पाओ तो, यदि नोट्स बना लो तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। अब चलिए मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। इस तरह से नोट्स लिखने हैं दोस्तों आपको शॉर्ट में नोट्स लिखने हैं। यदि आप क्वेश्चन निकाल पाओ तो क्वेश्चन निकाल लो। जैसे राजस्थान अध्ययन के मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। ठीक है। जितना पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। अंतिम टाइम में वो मेरे लिए रामबाण होंगे। और आप 6 से 10 जैसे यदि नोट्स नहीं बनाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे बुक, लास्ट में रिविजन नहीं कर पाओगे। ना तो आप राजस्थान अध्ययन का कर पाओगे ना ही आरबीएससी का। हाथ से नोट्स तो लिखने पड़ेंगे। और रही बात हाथ के नोट्स, खुद के लिखो आप, दूसरों के मत देखो। क्योंकि रीजन रहता है दोस्तों, जो चीज़ याद नहीं रहती है ना वो लिखी जाती है। ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इन इन नोट्सों में से प्रश्न उठे थे और मैंने इस तरह से शॉर्ट लिख लिए थे। हालांकि मैं पूरे नहीं लिख पाया था, मैं तो 10वीं में नहीं घुस पाया था, मैं तो 9वीं तक पढ़ पाया था और वहीं से प्रश्न आ गए थे। तो आप विश्वास रखिए 10वीं क्लास से ऊपर कुछ नहीं आएगा। 11वीं 12वीं तो पढ़नी नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, आपकी मर्जी है। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ, वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ।
तो देखिए पाठ्यक्रम आपको याद होना चाहिए। पाठ्यक्रम मैंने दिखा दिया, आपको याद कैसे होगा उस तरह से आपको लिखना है। चौथी बात देखिए दोस्तों, पुराने पेपर है वो आपके पास होने चाहिए। सॉलिड पेपर आते हैं, कलाम क्लासेज के भी आते हैं और बहुत सारे आते हैं, लक्ष्य के भी आते हैं, सबके आते हैं, तो आपके पास होने चाहिए। उन पेपरों को आपको आप देखोगे तो आपको स्तर पता चलेगा। कैसे स्तर कैसे पता चलेगा? मुझे दोस्तों ध्यान रहता है कि ये प्रश्न आने लायक है, ये नहीं आने लायक। क्यों? क्योंकि दोस्तों ओल्ड पेपर पढ़ रखे हैं। सुबह उठते ही शुरुआत ओल्ड पेपर को देखने से होती है। तो आपको ओल्ड पेपर देखने हैं, जितनी बार आप ओल्ड पेपर देखोगे आपको स्तर पता चल जाएगा। ठीक है, अपन पढ़ते हैं दोस्तों फर्स्ट ग्रेड इतिहास के पीछे वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सेकंड ग्रेड इतिहास के पीछे वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो पूछेगा नहीं वैसे प्रश्न, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। और पात्रता परीक्षा के अंदर एक रेशियो होता है दोस्तों कि इतने बच्चे पास करने तो करने हैं, वो 2.5-3 लाख बंदे पास होंगे, समझ रहे हो ना। तो एक 70 का बनता है पेपर, हाई लेवल का नहीं बनता, आज तक नहीं बना पात्रता परीक्षा, चाहे सीटेट हो कोई सा भी पेपर हो, हाई लेवल का कभी नहीं बनता है पेपर। आपको मनोविज्ञान हार्ड लगती है उसका भी मैं बता दूंगा सिस्टम पूरा का पूरा। तो पुराने पेपर है वो पूरा आपको याद होना चाहिए, बार बार पढ़ो आप उनको, सुबह सुबह उठो तो शुरुआत उन्हीं से करो, आप रोज देखो उनको। और पाठ्यक्रम को दोस्तों क्रम से लिख लो आप, जैसे मैंने आपको बताया है। हालांकि मैं दोस्तों इस तरह की वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, 2019 में बनाया था मैंने वीडियो, 2.5-3 लाख हुए उसके ऊपर, आप जाकर देखना। और आज भी आप देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि वास्तव में बंदे ने रियल बात बताई थी। नेक्स्ट देखिए आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों आपने सुबह जो भी पढ़ा है सुबह से लेकर शाम तक, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको जरूर देखने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे? या तो आप प्रश्न बैंक ले आओ कोई भी, या आपको करना क्या है, रीड के बहुत सारे मॉडल पेपर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के। तो वो दोस्तों हाई लेवल के नहीं बनाते, जैसे सुभाष सर के 2500 प्रश्नों का उन्होंने डाला था दुर्निया ऐप पे, तो वो हाई लेवल के नहीं डालते, वो रीड के लेवल के डालते हैं, क्योंकि वो अनुभवी लोग हैं, उनको पता होता है कि हाँ इतना ही लेवल है, यहीं से आएगा प्रश्न, इससे ऊपर का नहीं आएगा। तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको जरूर देखने हैं, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, या आप हल कर पाओ तो सोने पे सुहागा है। फिर देखिए दोस्तों नोट्स और मेहनत की बात करूँ तो दोस्तों खुद को करनी पड़ेगी आपको, सीधी सी बात है, कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत का। आप खुद करोगे ना मेहनत तभी आपको फायदा होगा। कैसे? जैसे 6ठी से 10वीं तक की किताब है, आप सोचो कि किसी के नोट्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों 6ठी से 10वीं कोई बंदा नोट्स लिखेगा तो वो चीज़ लिखेगा जो उसको याद नहीं रहती है। दूसरी बात, कई बार ऐसी चीज़ उठा लेते हैं जो हमें लगता आती नहीं है, तो बुक तो आपको एक बार आंखों से पढ़नी पड़ेगी। जैसे बंजारा पीछे पूछा था, नोट्स लिखने वाला तो क्यों लिखेगा इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखता। और किताब में आरबीसी की किताब में गोविंद गुरु वाला जैसे प्रश्न उठा, तो वैसे वो गोविंद गिरी बोलते हैं, लेकिन गोविंद गुरु ही उठा था, और कई तो चक्कर खा गए कि गोविंद गुरु वो है सिखों वाले, तो वो वहीं से उठते हैं प्रश्न। तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। और बुक 6ठी से लेके यदि आपको 10वीं तक सिलेबस छांटना आता है तो कुछ नहीं है उन बुक में, आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। पीछे की कुछ गलतियां दोस्तों, मुझे ये चीज़ें आती नहीं थी कि किस तरह से, मैं तो सारी पार्ट पढ़ गया था, सच बताऊँ आपको 6ठी से लेकर 9वीं तक सारे नोट्स बना लिए, सारे पार्ट पढ़ कर गया था, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से छांटा जाता है। बीएड हुई थी उस टाइम। फिर देखिए दोस्तों शिक्षण विधियों की बात करूँ तो शिक्षण विधियाँ है समझनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, शिक्षण विधियों को समझनी पड़ेगी। उस समझने के बाद आपको जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसकी वस्तुनिष्ठ आप कीजिए। वस्तुनिष्ठ तो आपको करने ही करने हैं शिक्षण विधियों के। अब देखिए मैं मनोविज्ञान पे आता हूँ। मनोविज्ञान अपना सब्जेक्ट है दोस्तों, इसी में मास्टर डिग्री है, इतिहास में भी एमए है और मनोविज्ञान में भी। तो मनोविज्ञान में आपको मैं बता दूँ, पिछले पेपर का हुआ बना रखा है ना सबने, और दोस्तों पूरा धंधा इसी के ऊपर होता है, मनोविज्ञान के ऊपर बहुत धंधा हो रहा है। लेकिन आपको हकीकत बताऊं, 11वीं 12वीं की किताब है ना, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी वाले जो टॉपिक है वो पढ़ लीजिए आप उठाकर देखना पीछे वाला पेपर, और यूनिट 4 उठाकर देखना दोस्तों, जो असामान्य पिछड़े बालक वो वाली यूनिट है ना, उस यूनिट में से पूरा है। चलिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ, और उस यूनिट को मैं एक आपको गाइड भी मैं बताऊंगा उसमें से कहाँ से पढ़ना है वो। देखिए हाँ ये वाला है ना दोस्तों, अब वाणी में बता देता हूँ। जो तीसरी यूनिट है, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े बालक, मंद बालक, प्रतिभाशाली, सृजनशील बालक, वंचित बालक,
और यहीं पर दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य आता है, मानसिक रोग आते हैं, वो सारे के सारे दोस्तों 11वीं 12वीं की किताब से उठाए थे उन्होंने। और यदि आप 11वीं 12वीं की किताब नहीं पढ़ पाओ ना, तो आपको एक किताब बताता हूँ मैं, एक ही बताऊँगा दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बताता। जो फर्स्ट रैंक की किताब है उसमें दोस्तों सिर्फ चौथी यूनिट, मतलब ये वाली यूनिट, उन सर ने बहुत अच्छा लिख रखा है दोस्तों। तो आप उसका प्रिंट आउट करवा लेना, चाहे चाहे वो बुक ले लेना। उस बुक में से आपको प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। और पीछे भी दोस्तों अपन तो पढ़ते हैं बुद्धि, व्यक्तित्व, बाल विकास, अधिगम, ये रटते हैं दोस्तों, लेकिन वो प्रश्न कहाँ से पूछता है? 5 यूनिट से पूछता है। और दूसरा वो पूछता है यहीं से, और यहीं से पर घूम जाते हैं कि यार ये मानसिक रोग कहाँ से आ गए, ये तो हमने कभी पढ़े नहीं। और मैं बार बार बोलता हूँ आरबीएससी की किताब पढ़ो, एनसीईआरटी की किताब पढ़ो, वहाँ से वही चीज़ देखो जो आपके पाठ्यक्रम में है। पूरी नहीं पढ़नी आपको, जो पाठ्यक्रम में वही पढ़ो, और वहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे, 101% मिलेंगे। और आप कितनी प्लेटफॉर्म पे घूम लो, मनोविज्ञान समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक खुद आप मेहनत नहीं करोगे, खुद नहीं समझोगे। पीछे वाले पेपर देखो, किताब सामने रखो, सामने रख कर देखो, हाँ ये प्रश्न यहाँ से उठा है, और वहीं से आपको दूसरा प्रश्न अब की बार उठा हुआ मिल जाएगा। ऐसे उठते हैं मनोविज्ञान में प्रश्न। फिर देखिए भाषा, भाषा की यदि बात करूँ दोस्तों मैं, और फर्स्ट रैंक वाली गाइड का तो दोस्तों मैंने इसलिए सजेस्ट किया है कि उसमें उन सर ने आधार जो बनाया ना, वो एनसीईआरटी आरबीएससी की किताब को बना रखा है। मैंने देखा है उनमें जो उन्होंने पूरा का पूरा जो मैटर लिख रखा है ना, जो इस यूनिट का, मैं बाकी यूनिटों की बात नहीं कर रहा, ये जो विविध अधिगमकर्ताओं की समझ है, पिछड़े बालक, मानसिक मंद बालक, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित वाले, ये वाले इस उन सर ने वहीं से लिखवाए हैं। और यदि आप वीडियो भी देखना चाहें ना एनसीईआरटी के, तो वो सर फैक्ट फैक्ट करवाते हैं फर्स्ट रैंक वाले, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। भटको मत आप रियल चीज़ देखो। ऐसे आप मनोविज्ञान कितनी जगह पढ़ लो, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, खैर छोड़ो। उनको उत्तर नहीं आए थे, हकीकत बात है, उन खुद को उत्तर नहीं आए थे। जब पेपर हल करवा रहे थे ना 2018 का, तो उन खुद को उत्तर नहीं आ रहे थे। क्योंकि उन्होंने बीएड में पढ़ी होती है दोस्तों, बैकग्राउंड नहीं है उनका मनोविज्ञान में। फिर देखिए भाषा, भाषा की यदि बात करूं दोस्तों, तो जो भी आपके पास भाषा है, भाषा के आप ओल्ड पेपर देखो। ओल्ड पेपर देखने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये निश्चित करना है ये प्रश्न आएगा ये नहीं आएगा। ओल्ड पेपर कहाँ से देखना है आपको? 2015 के बाद वाले, यानी रीट 2016-17, ये 2 पेपर देखने हैं आपको। 2011 और 12 का थोड़ा पैटर्न चेंज था, ठीक है, और बाद में गद्यांश पद्यांश जोड़ दिए गए। तो गद्यांश पद्यांश में क्या आ सकता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कभी भी दोस्तों गद्यांश पद्यांश में ना, जो गद्यांश पद्यांश के अंदर मैटर आता है ना, वहीं से प्रश्न उठता है। कभी भी ये नहीं पूछते संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये संधि कितने प्रकार की होती है। इस तरह के प्रश्न 2011-12 में पूछे जाते थे, यहाँ ऐसे नहीं पूछे जाते। तो अपन को जब अपन सिलेबस को देखेंगे तब अपन को पता चलेगा कि प्रश्न पूछेगा क्या वो। और जो पहले प्रश्न पूछ गया ना, उसी के अकॉर्डिंग दूसरा प्रश्न आएगा, वैसा का वैसा ही आएगा। तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ओल्ड पेपर देखो और वैसे के वैसे पढ़ो। ऐसी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में दोस्तों एक ही एक संधि पे चलता है, वो स्वर संधि से ऊपर आज तक नहीं गया। लगभग स्वर संधि से ही पूछता है वो प्रश्न, ज़्यादा पूछता ही नहीं, डीप जाता ही नहीं है। और अपन संस्कृत के अंदर ऐसे हुआ बना लेते हैं, डीप जाते रहते हैं जाते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों अपन को टीचर बनाना है 8 तक का, और भाषा अपन ने ली है ना, तो भाषा अपन को 8वीं तक आ जाए वो बहुत है। संस्कृत 8वीं तक की भाषा आ जाए वो बहुत है। दूसरी बात, संस्कृत में अब की बार जो गद्यांश पद्यांश उठना है वो राजस्थान की कला संस्कृति का स्पष्ट दे रखा है। तो 10वीं क्लास में 3 पाठ है, जैसे महाराजा सूरजमल, मरु प्रदेश, महाराणा प्रताप वाला। तो इस तरह के आप पाठ है, उन पाठों को छांटिए और उनको हल कीजिए। डेफिनेटली आपको वहीं से 10% व्याकरण के पूरे आपको वहाँ से मिलेंगे। 15 नंबर की सारी व्याकरण आती है। और संस्कृत के अंदर जो धातु रूप है, शब्द रूप है और शुक्ति है, तो वो 6ठी से लेकर 10वीं क्लास की किताब में दे रखी हैं पूरी की पूरी, और वहीं से आएंगी वो प्रश्न, पूरे के पूरे वहीं से आएंगे। तो आपको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, बस वहीं से आप देख लीजिए, पीछे किताब के पीछे दिया रहता है। शुक्ति आपको हालांकि कलेक्ट करनी होगी, या आप कोई नोट्स से देख लेना। 6ठी से 10वीं तक शुक्ति आएगी, गाइडों में शुक्ति पता नहीं कहाँ कहाँ से दे रखी होती है। तो आप ये चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपका स्कोर अच्छा रहेगा। ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, मैंने मेहनत की है, जो अनुभव प्राप्त किया है वो बोल रहा है।
और भटकाव से दूर हो जाइए। जितना आप भटकोगे उतना आप भटकते रहोगे। सिलेबस को क्रम से करते जाइए, जो वीक है वो पहले कीजिए, बाकी आप करते जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक।